वेलकम स्टूडेंट। मैथ्स की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट देखो, हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? मॉडर्न हिस्ट्री। हम मॉडर्न हिस्ट्री को स्टार्ट किया हुआ है, तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। तो मॉडर्न हिस्ट्री में हमने सबसे पहले तो देख लिया था पुर्तगीज। तो पिछले लेक्चर है स्टूडेंट्स को देखिए आप। तो मैंने पहले बताया था सबसे पहले भारत में कौन आए? पुर्तगीज आए थे। कब आए थे? 1498 में। उस टाइम भारत पर कौन सा वंश चल रहा था? लोधी वंश, लोधी डायनेस्टी। तो हमने पुर्तगीज के बारे में पढ़ा था उस लेक्चर में। उसके बाद कौन आए थे? कल डिस्कस किया था डच। डच कौन होते हैं? जो वर्तमान में कंट्री है नीदरलैंड यूरोप में। तो नीदरलैंड में रहने वाले निवासी लोगों को हम क्या कहते हैं? डच। जो कब आए? 1602 में इन्होंने कंपनी बनाई तो भारत में आए। तो उस टाइम अब किनका चल रहा था? मुगल एम्परर। मुगल एम्परर का टाइम पीरियड चल रहा था, मुगल बादशाह। और उनमें से कौन से 1602 में किसका टाइम था? अकबर का। तो मैंने कल आपको बताया था मुगलों के बारे में, एक लिस्ट तैयार की थी मुगल्स के बारे में हमने। तो आज हम थर्ड नंबर पे क्या लेते हैं? सबसे पहले पुर्तगीज आए, फिर डच आए, तीसरे नंबर पे कौन आए जिनके बारे में आज हम स्टार्ट करेंगे? जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने भारत में इस अकेले यूरोपियन ने राज किया, बाकियों को युद्ध के द्वारा भारत से निकालकर। उनका कौन थे? वो ब्रिटिशर्स। तो हम देखेंगे आज कि ब्रिटिशों का भारत में आगमन कैसे हुआ, उनका भारत में किस तरह से वो आए। तो आज हम ब्रिटिशर्स के बारे में पढ़ेंगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे बनी, कैसे भारत में उसका आना हुआ, तो उसका कैसे, आज हम उस स्टोरी को देखेंगे। आगे शुरू करेंगे ब्रिटिशर्स। सबसे पहले देखो स्टूडेंट क्या है, ब्रिटिशर्स के आने से पहले भारत में पुर्तगीज लोग आ चुके थे, डच लोग आ चुके थे। तो क्या था, पुर्तगीज लोगों यहाँ पर जो माल खरीद कर अपने पुर्तगाल में वो बहुत ही मुनाफे पर बेचते थे। तो उनको ऐसा कर देखते हुए क्या किया, ब्रिटिश लोगों ने भी देखा कि हम भी क्यों ना व्यापार शुरू करें भारत के साथ। तो क्या था, ब्रिटिश जो वहां ब्रिटेन में एक कुछ बिजनेसमैन थे, उनका एक ग्रुप था। उन्होंने क्या किया, एक ब्रिटिशर का ग्रुप था जिन्हें कहते हैं मर्चेंट एडवेंचरर्स। मर्चेंट एडवेंचरर्स ब्रिटिश लोगों के व्यापारियों का एक ग्रुप था ब्रिटेन में। उन्होंने क्या किया, भी सोचा भी हम भी भारत में व्यापार करने के लिए जाएं। तो उनके एक ग्रुप ने क्या किया, सबसे पहले एक कंपनी का निर्माण किया। जिस कंपनी का क्या नाम रखा था उन्होंने? द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज। स्टूडेंट्स घबराइए मत, ये वही कंपनी, सबसे पहले इस कंपनी का नाम ये था, ये कंपनी का नाम था, सोच लो ये कौन सी कंपनी है? इज आल्सो नोन एज, यही तो कंपनी थी जिसको बाद में हमने क्या किया, क्या कहा गया, नाम बदल के इसका क्या रखा गया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो वहां पर ब्रिटेन के बिजनेसमैनों ने, पहले कुछ व्यापारियों ने मिलकर एक कंपनी बनाई जिसका नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज, जिसको बाद में हम जो सभी जानते हैं उसका नाम क्या, उसको नोन एज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किया। कब किया? 1600 में। तो 1600 में क्या हुआ, ब्रिटेन में एक कुछ व्यापारियों ने अपनी कंपनी का निर्माण किया जिसका नाम था, कंपनी का नाम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब क्या था स्टूडेंट्स, अब कंपनी तो बन गई, अब इसने जो ईस्ट साइड कंट्री है, जो यूरोप के ईस्ट साइड जो कंट्री है, उनके साथ व्यापार करने जाना था। तो व्यापार करने से पहले क्या थी, इनको परमिशन लेनी थी अपनी गवर्नमेंट की, ब्रिटेन गवर्नमेंट की और वहां की महारानी की। तो सबसे पहले क्या किया इन्होंने, क्या देखा, अगर हम बात करें परमिशन लेने से पहले, वहां की गवर्नमेंट से परमिशन लेने से पहले, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है
इन्होंने एक अपने व्यापारी को भेजा, एक पर्सन को भेजा कि जाकर देख के अभी भारत में हम व्यापार कैसे किस तरह से कर सकते हैं। तो उन्होंने एक पर्सन भेजा, कब भेजा? 1599 में, कंपनी बनने से एक साल पहले एक पर्सन भारत में आए थे जिनका नाम था जॉन मिल्टन हॉल। इसलिए हम कहते हैं सबसे पहले पुर्तगीज आए 1498 में और डच आए थे 1595 में। डच 1595 में उनका एक पर्सन आया था भारत में, और ब्रिटिशों ने एक सबसे पहले जो, अगर बात करें सबसे पहला ब्रिटिशर कौन आया था भारत में, तो ये उनका नाम था जॉन मिल्टन हॉल। ये एक व्यापारी दल का आदमी था, इसको भारत इसलिए भेजा था कि जाकर देखो भी भारत में हम व्यापार कैसे कर सकते हैं। तो ये कैसे आया था? ओवर लैंड रूट। ये लैंड रूट के माध्यम से आया था, ना कि सी रूट के माध्यम से। ये लैंड रूट के माध्यम से भारत में आया था। उसने भारत में रहकर देखा भी ये व्यापार हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर कैसे अपना फैक्ट्रियां स्थापित कर सकते हैं। तो इसने एक ये सब कुछ देखा और जाने के बाद, वापिस जाने के बाद सब कुछ वहां की कंपनी को बताया भी हाँ वहां पर व्यापार ऐसे चलता है। तो क्या किया, अगले ही साल 1600 में वहां के व्यापारियों ने कंपनी बना दी। कौन सी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इतनी बात का पता था स्टूडेंट्स। तो ये क्या था, कंपनी की शुरुआत होगी, अपना पर्सन भेज दिया और कंपनी क्या है, बनकर तैयार हो गई। अब कंपनी ने क्या है, भारत में व्यापार करने जाना है, लेकिन भारत में व्यापार करने के लिए उसे पहले अपनी गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी। तो उस टाइम जो ब्रिटेन की रानी थी, क्वीन थी, उसका नाम क्या था? क्वीन एलिजाबेथ। क्वीन एलिजाबेथ। क्वीन एलिजाबेथ ने क्या किया, तो क्या था, जो ब्रिटेन के व्यापारी थे जिन्होंने कंपनी बनाई थी, वो सब इकट्ठे होकर किसके पास गए? क्वीन एलिजाबेथ के पास गए। उन्होंने सभी पूरी वार्तालाप को बताया भी ऐसे एक भारत देश है, तो हम वहां पर अगर व्यापार करने जाएंगे तो हमें बहुत अधिक लाभ होगा। तो उनको सभी वार्तालाप किसने सुनी? क्वीन एलिजाबेथ ने उनकी वार्तालाप सुनी, और वार्तालाप सुनने के बाद उन्होंने एक चार्टर पास किया। वार्तालाप सुनने के बाद उन्होंने क्या किया? एक चार्टर पास किया। वो चार्टर क्या था स्टूडेंट? चार्टर में क्या लिखा हुआ था? द 15 years ऑफ ट्रेड मोनोपोली, द 15 years ऑफ ट्रेड मोनोपोली इन द ईस्ट ऑफ केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप। स्टूडेंट्स हमने जब पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था, देखो जैसे क्या था स्टूडेंट्स, अगर हम इंडिया पूरे भारत की बात करें, पूरे वर्ल्ड की बात करें, तो हमारे 7 कॉन्टिनेंट है। नॉर्थ अमेरिका, इधर हमारे कौन सा कॉन्टिनेंट है? साउथ अमेरिका। यहाँ पे कौन सा कॉन्टिनेंट है? यूरोप। यहाँ पे कौन सा कॉन्टिनेंट है? एशिया। स्टूडेंट वर्ल्ड मैप को ओपन करके देखना, आपको फिर पता लगेगा। यहाँ पे कौन सा कॉन्टिनेंट है? अफ्रीका। और यहाँ पे कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। तो हमारा जो इंडिया था, यह इंडिया यहाँ पर था, भारत। तो क्या था, अब मैंने बताया आपको, अफ्रीका के साउथ में समुद्री तट से लगी हुई एक जगह है जिसका नाम था केप ऑफ गुड होप। जब वास्को डी गामा यहाँ पहुंचा था ना, केप ऑफ गुड होप एक जगह का नाम है अफ्रीका के साउथ में एक समुद्री तट पर। तो क्या किया एलिजाबेथ ने, केप ऑफ गुड होप के ईस्ट में, इसके ईस्ट में जो जितनी भी कंट्रीज हैं, चाहे वो इंडिया, चाइना, अरबी कंट्री, जितनी भी कंट्री हैं, उनके साथ व्यापार करने की परमिशन दे दी। कितने सालों के लिए? 15 सालों के लिए। मोनोपोली का मतलब है सिर्फ ओनली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन थी, बाकी ब्रिटेन में जो जितनी भी और कंपनियां थी वो भारत या और अदर जो ईस्टर्न कंट्रीज हैं उनके साथ व्यापार नहीं कर सकती थी। सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्वीन एलिजाबेथ ने चार्टर पास किया, उनके लिए 15 सालों के लिए आप व्यापार कर सकते हैं। तो ये था चार्टर में एलिजाबेथ ने इनको परमिशन दे दी। अब स्टूडेंट्स क्या था, देखो क्या था, जो क्वीन एलिजाबेथ है उन्होंने परमिशन दे दी इनको भारत में व्यापार करने के लिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को।
अब वो जो परमिशन है वो फ्री में तो नहीं दी होगी ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने या रानी ने, बदले में इन्होंने क्या था, बदले में हर साल इनको 1 लाख पाउंड, 1 लाख पाउंड ब्रिटेन की गवर्नमेंट को भेजना होता था, किसने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देना होता था बदले में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या था, ये चार्टर पास किया और क्या हुआ, इनको परमिशन मिल गई व्यापार करने की। आगे देखो स्टूडेंट्स क्या हुआ, देखो सबसे पहले क्या है, पहले कंपनी के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। अगर देखो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में क्या है, देखो कंपनी में क्या कुछ होता है, कंपनी में सबसे पहले क्या होते हैं, क्लर्क और क्या होते हैं, ऑफिसर्स। ये होता है कंपनी, क्लर्क और ऑफिसर्स होंगे जो कंपनी को चलाएंगे। इनका हेड कौन होगा, इनका हेड होगा गवर्नर। एक गवर्नर अपॉइंट करेंगे। कंपनी में क्या कुछ होता है, कंपनी में अब आज बात करें, क्लर्क्स होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं और उनको हैंडल कौन करता है, गवर्नर। और गवर्नर को हैंडल करने के लिए क्या थी, एक कमेटी बनाई गई, सीओडी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जिसे हम बोलते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की गई। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में कितने मेंबर्स थे, क्वेश्चन आ जाए, 24 मेंबर्स। एक बोर्ड की स्थापना की गई जिसे कहते हैं सीओडी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। उसमें कितने मेंबर थे, 24 मेंबर। ये 24 मेंबर्स अपॉइंट किए गए, अपॉइंटेड बाय बिजनेसमैन, अपॉइंटेड बाय जो बिजनेसमैन थे ब्रिटेन के, जिन्होंने कंपनी बनाई थी, उन्होंने ही, बिजनेसमैनों ने मिलकर एक 24 मेंबरों की कमेटी बनाई जिसे हम कहते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जो सभी कंपनी के कारोबार को देखेगी, अपॉइंटेड बाय ब्रिटेन बिजनेसमैन, ब्रिटेन बिजनेसमैन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या हुआ है, कंपनी की शुरुआत हुई, इसमें क्लर्क और ऑफिसर, उनको हैंडल कौन करे, गवर्नर। और इन पूरी कंपनी को देख रेख कौन करेगा, 24 मेंबरों की कमेटी जिसे हम कहते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ये किसके द्वारा अपॉइंट हुए थे, जो ब्रिटेन के बिजनेसमैन थे, उनने 24 मेंबर्स को अपॉइंट किया था कंपनी को चलाने के लिए। अब क्या था स्टूडेंट्स, एलिजाबेथ ने परमिशन मिल गई, गवर्नमेंट से परमिशन मिल गई, कंपनी बनकर तैयार हो गई। अब कंपनी ने भारत के लिए रवाना होना था। अब कंपनी ने क्या था, भारत के लिए रवाना होना था। देखो अगर हम बात करें, 1600 में कंपनी बनकर तैयार हुई और कंपनी पहुंची कब भारत में, 1608 में। 1608 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रीच इंडिया, इंडिया पहुंची, रीच इंडिया। देखो 1600 में कंपनी बनकर तैयार हो गई, फिर भी कंपनी को भारत पहुंचने के लिए 8 साल का समय लगा। ये 8 साल इतना टाइम क्यों लगा, देखो स्टूडेंट्स, जो उस टाइम इनके आने से पहले भारत में जो पुर्तगाली डच थे, वो लोग क्या थे, इनके जहाज समुद्रों में ही रोक लिए जाते थे। तो क्या था, इनको 8 सालों तक क्या इनका समुद्रों में ही क्या चलता गया, इनका संघर्ष चलता गया पुर्तगाली डचों से, और आखिर में आकर 1608 में ये पहुंचे। 1608 में क्या था, इन्होंने क्या किया, एक शिप थी हेक्टर नाम की। 1608 में ये हेक्टर द शिप, हेक्टर नाम की शिप पर आए थे, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉय थे। और जो ये शिप थी उसका कैप्टन कौन था, शिप होता है उसका कप्तान कौन था, वो था सर विलियम हॉकिंस, सर विलियम हॉकिंस। तो क्या थी, 1608 में हेक्टर नाम की एक शिप है जिसके कप्तान कौन थे, सर विलियम हॉकिंस। वो 1608 में भारत के लिए रवाना हुए और वो कहां पर पहुंचे, अगर हम भारत की बात करें तो भारत में सबसे पहले वो कहां पर पहुंचे, यहां पर एक जगह है जिसका नाम है सूरत। अगर हम बात करें, सूरत एक बंदरगाह थी जो मुगल साम्राज्य का सबसे एक मेन सेंटर था, ट्रेडिंग का एक मेन सेंटर था मुगलों का, वो कहां था, सूरत। तो यहां सूरत में पहुंचे कौन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1608 में। 1608 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कैप्टन था सर विलियम हॉकिंस, शिप का नाम क्या था, हेक्टर नाम की शिप पर आए थे और पहुंचे कब, ये 1608 में। और फिर क्या हुआ,
उस टाइम मुगलों में किसका राज चल रहा था? जहांगीर। तो ये जहांगीर के दरबार में गया कौन? सर विलियम हॉकिंस। तो सर क्या था, विलियम हॉकिंस को इसका बात का तो पता चला था कि अगर हमने भारत में रहकर व्यापार करना है तो हमें सबसे पहले मुगलों को खुश करना होगा, क्योंकि इससे पहले पुर्तगालियों का मुगलों से अच्छा संबंध था। तो क्या था भी, अगर जहांगीर परमिशन, उनको पता था कि अगर हमें व्यापार अच्छी तरह से करना है तो हमें मुगलों को खुश करना पड़ेगा। तो क्या था, इसने जहांगीर के दरबार में फरमान रखा अपना कि हमें ऐसे कर भारत में एक फैक्ट्री लगाने की परमिशन दी जाए। तो क्या था, जहांगीर ने क्या कुछ टाइम तक ये जहांगीर के दरबार में रहा। तो क्या था, इनको 1609 में फरमान जारी कर दिया। 1609 में फरमान इशू कर दिया कि आप सूरत में अपनी फैक्ट्री स्थापित कर सकते हैं, सूरत में अपना कारखाना लगा सकते हैं। तो फिर इन्होंने सबसे पहली फैक्ट्री 1613 में सूरत में स्थापित की। इन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1613 में सूरत में अपनी फैक्ट्री स्थापित की। तो इन्होंने क्या किया, 1613 में अपनी फैक्ट्री सूरत में स्थापित कर ली। सूरत में फैक्ट्री स्थापित कर ली तो उसके बाद क्या हुआ, अब क्या था स्टूडेंट, जो अब अंग्रेज लोग थे, अब और अपने व्यापार को और बढ़ाने के लिए उन्होंने फिर क्या किया, देखो फिर क्या था। अब जो क्वीन थी, क्वीन एलिजाबेथ, जिन्होंने चार्टर पास किया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन दी थी भारत में व्यापार करने के लिए, उनकी 1603 में क्या हो गई, डेथ हो गई थी स्टूडेंट्स। अगर हम बात करें इन्होंने कितने सालों के लिए व्यापार की परमिशन दी थी, 15 साल के लिए। पर आगे चलकर क्या था, इनका जो बेटा था चार्ल्स, इनका एक बेटा था चार्ल्स, उसने जो इस परमिशन को अनलिमिटेड टाइम के लिए बढ़ा दिया था। आगे चलकर चार्ल्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी की जो व्यापार की 15 सालों की परमिशन थी उसको टाइम पीरियड को एक्सटेंड कर दिया। कितना रख दिया, यानी अनलिमिटेड टाइम के लिए, जब तक वे चाहे व्यापार कर सकते हैं भारत में। उनको मोनोपोली मिली हुई थी, अकेले उनको मोनोपोली का मिली है, सिर्फ वही व्यापार कर सकते हैं और किसी कंपनी को व्यापार करने की परमिशन नहीं मिलेगी जो ब्रिटेन की और कंपनीज है। तो क्या था, इनके बेटे चार्ल्स ने उसे अनलिमिटेड टाइम के लिए बढ़ा दिया था। इसके बाद क्या था, क्वीन एलिजाबेथ के बाद ब्रिटेन में कौन बने अगले रूलर किंग थे, उनका नाम था जेम्स फर्स्ट। उसके बाद एलिजाबेथ के बाद कौन बने, ब्रिटेन के जो राजा या महारानी या महाराजा बने कौन, उनका नाम था किंग जेम्स फर्स्ट। अब वो चाहते थे कि भारत में व्यापार और बढ़ाया जाए, तो पहले फैक्ट्री सूरत में लग गई थी, किसने, कौन, विलियम हॉकिंस ने फरमान लेकर गए थे। तो क्या हुआ, जेम्स फर्स्ट ने क्या किया उसके बाद, 1615 में एक अपना क्या हुआ, एक पर्सन को भेजा जो ब्रिटेन गवर्नमेंट में क्या था, वहां में एक बहुत ही कठोर कूटनीति शासक था। वो क्या था, बातों में उलझाने में बड़ा माहिर था। तो क्या था, जेम्स फर्स्ट ने उस पर्सन को भेजा, भी जाओ आप जहांगीर के दरबार में जाओ, उसका दिल खुश करो, इतना खुश करो उसको कि वो खुश होकर हमें भारत में अलग अलग कोनों पर फैक्ट्री लगाने की परमिशन दे दे। तो कौन थे वो पर्सन, 1615 में कौन आए, एक पर्सन जिनका नाम था सर थॉमस रॉय। ये जहांगीर के दरबार में गए तो ये जानते थे कि अगर हमने पूरे भारत में व्यापार स्थापित करना है तो हमें पहले जहांगीर को खुश करना होगा। तो क्या था, ये साथ में क्या लाए थे, वहां से रॉयल फैसिलिटीज, कुछ शाही फैसिलिटीज लेकर आए जहांगीर के लिए, खाने पीने वाली चीजें या और बहुत कुछ पहनावे के लिए इनको रॉयल फैसिलिटी लेकर आए। उनके पास उनको क्या था, तोहफे पेश किए जहांगीर को। तो क्या था, जहांगीर ने इनसे खुश होकर क्या किया, इनको अपने दरबार में राजदूत के तौर पर रख लिया। जहांगीर ने इनको अब दरबार में अपने राजदूत के तौर पर रख लिया। तो क्या था, थॉमस राय अब जहांगीर के दरबार में राजदूत के रूप में, एम्बेसडर यानी राजदूत के रूप में रहने लगे। तो वहां के तो मुगलों के साथ रहकर उनके प्रशासन को समझने की कोशिश की, उनको पूरा उन्होंने समझा। तो 3 साल तक वे
जहांगीर के दरबार में रहे राजदूत बनकर। तो क्या किया फिर इन्होंने, क्या किया, जहांगीर ने खुश होकर इनको परमिशन दे दी भी आप कहीं भी भारत के किसी भी कोने में अपने कारखाने स्थापित कर सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा, मगर मेरी एक कंडीशन है कि बदले में आप मुझे जो रॉयल फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं वो रुकनी नहीं चाहिए, बदले में मुझे रॉयल फैसिलिटी मिलती रहनी चाहिए। तो क्या किया इन्होंने फिर आगे चलकर 1639 में मद्रास, क्या किया इन्होंने भारत में, देखो जैसे इंडिया है भारत, इन्होंने क्या किया, जैसे सूरत था और मद्रास यहाँ पर आएगा बंगाल, क्या था अलग अलग कोनों में फैक्ट्री स्थापित करेंगे। तो 1639 में इन्होंने मद्रास में अपनी फैक्ट्री स्थापित की और 1668 से में 1668 में कहां पर फैक्ट्री स्थापित की, बॉम्बे में। 1639 में मद्रास, यहाँ पर सूरत में तो कर ही चुके थे, 1668 में बॉम्बे यहाँ पर, और आगे चलकर 1690 में कलकत्ता स्थापित कर चुके थे अपनी फैक्ट्री। अब ये देखो स्टूडेंट्स क्या था, तो क्या था, इन्होंने ऐसे धीरे धीरे कर कर अपने व्यापार को स्थापित किया। अगर हम और भी बात करें, अगर हम इनके बारे में बात करें कि ये क्या बॉम्बे में क्या था, उसके बाद क्या, जब ये थॉमस रॉय ने परमिशन दी थी तो जहांगीर ने खुश होकर इनको क्या था, व्यापार करने की परमिशन मिल गई थी। पर क्या था, अब एक टाइम पीरियड था 1669 से 1677, 1669 से 1677 में क्या था, जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड के जो राजा थे जिनका नाम था चार्ल्स सेकंड, उस टाइम चार्ल्स सेकंड, उनका क्या था, उनकी मैरिज हो गई, उनकी मैरिज पुर्तगालियों की, पुर्तगीज की महारानी, पुर्तगीज की जो क्वीन थी जिसका नाम था कैथरीन, उससे कर दी गई। क्या था, इस टाइम पीरियड में इंग्लैंड के जो राजा थे चार्ल्स सेकंड, उनका विवाह कर दिया गया पुर्तगालियों की महारानी कैथरीन के साथ। अब जब विवाह कर दिया गया तो पुर्तगालियों ने दहेज के रूप में, डाउरी मतलब दहेज के रूप में, जो बॉम्बे था, जो ये वाला एरिया था बॉम्बे, वो किनको दे दिया, इंग्लैंड के जो प्रिंस थे जिनका नाम था चार्ल्स सेकंड, इनको दहेज के रूप में मिल गया था। चार्ल्स सेकंड को जब पुर्तगालियों की महारानी कैथरीन के साथ विवाह हुआ चार्ल्स सेकंड का, तो पुर्तगालियों ने जो बॉम्बे था वो दहेज में किसको दे दिया था, जो प्रिंस थे चार्ल्स सेकंड को इंग्लैंड के राजा को दहेज में दे दिया था। तो इंग्लैंड के राजा ने क्या किया, इंग्लैंड के राजा ने ये जो बॉम्बे था, ये बॉम्बे किसको मिल गया, ईस्ट इंडिया कंपनी को किराए पर दे दिया। इन्होंने इंग्लैंड के राजा ने, और किराए पर देने के बाद वहां पर इन्होंने अपनी फैक्ट्रीज लगानी, अपना व्यापार बढ़ाना शुरू किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो ये बात हुई। आगे देखो फ्रेंड्स क्या हुआ, आगे देखो स्टूडेंट्स क्या चीज है। अब हम देखेंगे, देखो जो कंपनी है, अब कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आई है। व्यापार का मीनिंग होता है आयात निर्यात, क्या चीज इंपोर्ट करनी है हमने, क्या एक्सपोर्ट करनी है। अब जो ब्रिटिशर भारत में रहते थे तो वो क्या इंपोर्ट करते थे और क्या एक्सपोर्ट, तो हम इस चीज के बारे में पहले देखेंगे, वो क्या इंपोर्ट करते थे या क्या एक्सपोर्ट करते थे। अगर हम बात करें उनकी मेन चीजों की, तो जो ब्रिटिशर्स है वो इंपोर्ट का मीनिंग है वहां से क्या लेकर आए थे, यूरोप से, वहां से वो कॉफी, जब मेन चीज है वो पर्शियन हॉर्सेस, दरियाई घोड़े, पर्शियन हॉर्सेस। अगर हम क्या करें, वो साथ में क्या लेकर, इंपोर्ट क्या लेकर आए थे, कॉफी या पर्शियन हॉर्सेस, और यहां से क्या लेकर गए भारत से। अब आप बताइए भारत में क्या होगा मेन, भारत में मेन कौन सी चीज थी। तो भारत में देखो स्टूडेंट्स क्या था, भारत में आपको पता ही है मेन क्या, किस चीज का व्यापार करते थे, वो कॉटन लेकर जाते थे, कच्चा माल, कपास, सिल्क,
और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, साल्ट पेपर, साल्ट पेपर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी, साल्ट पेपर। स्टूडेंट ये साल्ट पेपर का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग। क्यों करते थे साल्ट पेपर, इसके बारे में देखते हैं हम। देखो इंपोर्ट तो करते थे कॉफी और पर्शियन हॉर्सेस का, एक्सपोर्ट था कॉटन, सिल्क, साल्ट पेपर एक्सेट्रा, और भी बहुत सारी चीजें एग्जांपल के तौर पर हमने समझा है। ये साल्ट पेपर की जरूरत क्यों थी यूरोप में? यूरोप में साल्ट पेपर की सबसे ज्यादा जरूरत होती थी। तो साल्ट पेपर, साल्ट पीटर, साल्ट पीटर, साल्ट पीटर स्टूडेंट। तो साल्ट पीटर की सबसे ज्यादा जरूरत थी यूरोप में। क्या था? देखो जो हमारा गन पाउडर होता है, बारूद, गन पाउडर जब बनाते हैं हम, तो उसमें सबसे ज्यादा यूज किस चीज का होता है? साल्ट पीटर का। तो क्या था यूरोप में, इस टाइम पर यूरोप में जंग वगैरह छिड़ती रहती थी, वहां पे वॉर्स वगैरह होती रहती थी, तो उनको गन पाउडर की सबसे ज्यादा जरूरत होती। तो गन पाउडर बनाने के लिए जो सबसे मेन मटेरियल था वो साल्ट पीटर था। तो इसलिए इनको ये गन पाउडर बनाने के लिए कंपोनेंट चाहिए साल्ट पीटर, इसलिए वो ज्यादा एक्सपोर्ट किस चीज का करते थे? साल्ट पीटर का, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है। आगे देखो स्टूडेंट्स क्या हुआ। आगे देखते हैं हम क्या हुआ। देखो स्टूडेंट्स क्या था, अगर हम बात करें 1647 तक जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भारत में लगभग 23 फैक्ट्री स्थापित कर चुकी थी। छोटे लेवल पर, अगर कई कुछ कुछ स्थानों पर छोटी छोटी, 1647 तक आते आते उसने भारत में 23 फैक्ट्रियों को क्या कर दिया था? स्थापित कर दिया था। अगर हम बात करें स्टूडेंट ये फैक्ट्री का क्या मीनिंग होता है? मैं फैक्ट्री शब्द बोल रहा हूं बार बार। फैक्ट्री का मीनिंग कोई ऐसा नहीं कि इंडस्ट्री का कोई मशीनरी वगैरह, फैक्ट्री का मतलब होता है गोडाउन। ब्रिटिश जो ये फैक्ट्रियां स्थापित करते थे, इन फैक्ट्रियों को किस तरह से, तो देखो स्टूडेंट्स क्या था, 1647 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में लगभग 23 फैक्ट्री स्थापित कर चुकी थी, भारत के अलग अलग कोने में। ये फैक्ट्रीज मतलब क्या थे? फैक्ट्रियों को गोडाउनों की तरह यूज करते थे। उन गोडाउनों में उनका ब्रिटिशों का कच्चा माल रहता था, स्टोर रहता था, जब वे लोड पड़ती थी तो यूरोप में शिप्स के द्वारा ले जाते थे। क्या था आगे चलकर क्या किया इन्होंने? 3 फैक्ट्रियां, फैक्ट्रीज तो बहुत लगाई ब्रिटिशर ने, कई जगहों पर भारत में फैक्ट्रीज गई, पर इन्होंने 3 फैक्ट्रीज बड़े मेजर स्किल्स पर लाई थी। मतलब बड़ी मेजर फैक्ट्री स्थापित की, 3 बहुत बड़ी, भारत के अलग अलग कोनों में 3 फैक्ट्रीज उन्होंने बड़े मेजर स्किल्स पर खड़ा कर दी, फैक्ट्रीज को स्थापित कर दिया। अगर हम बात करें ये 3 फैक्ट्रियां स्थापित की थी, ये देखने में फैक्ट्री नहीं लगती थी, ये देखने में ऐसा था जैसे किला हो, एक फोर्ट हो। जो ये 3 फैक्ट्रीज थी, ये फैक्ट्रियां जो फैक्ट्री थी, फैक्ट्रियां देखने में फैक्ट्रीज नहीं लगती थी, क्या लगती थी? ऐसे लगता था जैसे इन्होंने अपने फोर्ट तैयार कर दिए हो ब्रिटिशों ने। तो क्या किया इन्होंने? 3 बड़े मेजर स्किल्स पर अपने फोर्ट तैयार किए थे। तो देखते हैं हम फोर्ट का नाम क्या था। तो क्या था स्टूडेंट्स, फोर्ट के नाम के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इन्होंने 3 फोर्ट स्थापित किए, मतलब 3 फैक्ट्री स्थापित की बड़े मेजर स्किल्स पर। अब देखो क्या था, पहले एक नाम था फोर्ट विलियम। इन्होंने एक फोर्ट स्थापित किया, इसका नाम था फोर्ट विलियम। ये कहां पर स्थापित किया? बंगाल में। भारत के 3 अलग अलग कोनों में अपने फैक्ट्री स्थापित की बड़े मेजर स्किल्स पर। देखने में ये फैक्ट्रीज नहीं क्या लगते थे? किले लगते थे, किले की तरह फैक्ट्री स्थापित की। और दूसरा और कौन सा? एक फोर्ट सेंट जॉर्ज, ये कहां पे था? मद्रास। देखो स्टूडेंट्स जो आज का तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, उन सभी को मिलाकर हम मद्रास कहते थे। अगर हम बंगाल की बात करें, आज के टाइम का आज जहां पे बिहार है, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है और बांग्लादेश है, उन सभी को मिलाकर हम बंगाल कहते थे। और कौन सा? फोर्ट बॉम्बे कासल। और एक और स्थापित की थी, फोर्ट बॉम्बे कासल। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो हम इंडिया का मैप देखें। जैसे ये इंडिया का मैप है, तो इन्होंने फोर्ट विलियम बंगाल, बंगाल यहां पर था,
पूरा एरिया बंगाल था, यहाँ पे एक फोर्ट स्थापित किया, फोर्ट सेंट जॉर्ज यहाँ पे और फोर्ट बॉम्बे काजल यहाँ पे। तो भारत के 3 अलग-अलग कोनों में 3 फैक्ट्रियां बड़े मेजर स्किल्स पर स्थापित की, जो देखने में फैक्ट्रीज नहीं लगती थी, क्या लगते थे? फोर्ट। फोर्ट विलियम बंगाल, फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास और फोर्ट बॉम्बे काजल। तो ये 3 फोर्ट स्थापित किए ब्रिटिशर्स ने। तो देखो आगे चलकर क्या हुआ। देखो स्टूडेंट्स आगे चलकर क्या हुआ। अब क्या था, अब आगे चलकर क्या हुआ देखो। अगर बात करें जहांगीर के बाद कौन सा मुगल बादशाह आया? शाहजहां। तो टाइम पीरियड चलता गया, ब्रिटिश अपना व्यापार करते गए। उसके बाद शाहजहां के बाद औरंगजेब आया। अगर हम बात करें औरंगजेब के टाइम में, औरंगजेब का टाइम कब तक चला? हमने लिस्ट में पढ़ा है 1658 से 1707। तो इस टाइम में औरंगजेब के टाइम पर कौन सी औरंगजेब ने कौन सी कंपनी, यूरोपियन कंपनी को परमिशन दी थी भारत में? लास्ट में कौन आए थे? फ्रेंच। तो फ्रेंच कंपनी कब आई थी भारत में? 1664 में। तो इसको किसने परमिशन दी थी? औरंगजेब ने। तो इस टाइम तक आते थे फ्रेंच भी भारत में आ चुके थे, तो लगभग 5 कंपनियां भारत में अपनी यहाँ फैक्ट्रियां स्थापित कर चुकी थी। उसके बाद क्या था, काफी टाइम पीरियड चलता गया। जो अब तक जो ब्रिटिश लोग थे वो जब भारत में व्यापार करते थे तो क्या था, उनको टैक्स वगैरह देना पड़ता था, कस्टम ड्यूटी वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करना पड़ता था। पहले तो बात टैक्स होता है, जो माल पर जो टैक्स लगता है वो देना। कस्टम ड्यूटी का मतलब होता है जब आपका जहाज भारत में एंटर करेगा, बंदरगाह पर उतरेगा, तो आपको एक ड्यूटी देनी पड़ती है, टोल देना पड़ता है, उसके कहते हैं कस्टम ड्यूटी। तो क्या था, उसके बाद एक मुगल बादशाह आएंगे, कौन? फारूक सियार। टाइम पीरियड चलता गया, ब्रिटिश अपना व्यापार को क्या बढ़ाते गए, बहुत उन्होंने बड़े मेजर स्किल्स पर व्यापार को बढ़ा लिया। अब क्या था, एक पर्सन मुगल बादशाह बने फारूक सियार, उनका टाइम पीरियड था 1713 से 1719। उनका टाइम पीरियड चला किनका? फारूक सियार का। तो क्या था फारूक सियार, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बड़ा एक, इनके बारे में क्यों पढ़ते हो कि इन्होंने बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की कंपनी के बारे में। इन्होंने क्या किया, 1717 में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इनकी टैक्स और कस्टम ड्यूटी को माफ कर दिया। कस्टम ड्यूटी क्या कर दी? फ्री कर दी। भी आज के बाद इन्होंने अनाउंसमेंट की भी आज के बाद आपको कंपनी को कह दिया भी आप को कोई टैक्स देने की लोड़ नहीं। भारत में व्यापार करने के लिए पहले टैक्स दिया करते थे मुगलों को, जो कंपनी के लोग थे, इन्होंने टैक्स माफ कर दिया, कोई टैक्स नहीं। कस्टम ड्यूटी को भी क्या कर दिया? अब माफ कर दिया। अब देखो स्टूडेंट, जब अब कंपनी को टैक्स नहीं देना पड़ेगा, कस्टम ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी, तो कंपनी क्या है, अब जैसे पैसा तो पहले भी कमाती थी, लेकिन अब क्या है, कंपनी ने धड़ाधड़ पैसा छापना शुरू कर दिया। जब इस अनाउंसमेंट के बाद क्या था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत तेजी से पैसा छापना शुरू किया, तो वह क्या था, एक बहुत बड़े लेवल पर एक ट्रेडिंग कंपनी स्थापित कर दी इन्होंने। जब उनके पास पैसा अधिक आने लगा तो उनकी इकोनॉमिक पावर क्या हुई? स्ट्रॉन्ग हो गई। तो अब उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने कुछ एरियो पर क्या किया, उन्होंने देखा भी अब हम ट्रेडिंग कंपनी बहुत व्यापार कर चुके हैं, तो अब क्या किया उन्होंने, भारत में अपनी पॉलिटिकल पावर को स्थापित करने की योजना बनाई। तो क्या किया, आगे चलकर क्या हुआ, इन्होंने 2 युद्ध लड़े। आगे चलकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में जो राजा वगैरह रहते थे, जो मुगल थे, उनके साथ 2 युद्ध लड़े जो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या था, सबसे पहला युद्ध कौन सा था? प्लासी का युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी की लड़ाई लड़ी, कब हुई है? 1757 में। और एक और युद्ध लड़ा, बैटल ऑफ बक्सर। देखो प्लासी एक जगह का नाम था जो बंगाल में थी, प्लासी, और बक्सर एक जगह का नाम जो बिहार में था। कब वो लड़ा? 1764 में। तो ये 2 युद्ध लड़े ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे भारत के राजाओं के खिलाफ। अगर बात करें भी ईस्ट इंडिया कंपनी की सबसे पहली लड़ाई थी बैटल ऑफ प्लासी और दूसरी थी बैटल ऑफ बक्सर। प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी जीत हुई, क्यों हुई? क्योंकि हम अब इस युद्ध के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। पर क्या हुआ, इसमें जो हमारे भारत के जो सेनापति था वो क्या था, गद्दार निकला, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जाकर मिल गए, इसलिए
कंपनी को क्या मिली, इसमें जीत मिली, और दूसरी लड़ाई बैटल ऑफ बक्सर में भी ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई। तो क्या हुआ, ये दो युद्ध लड़ने के बाद उनका जो बंगाल वाला एरिया था उन पर क्या हुई, अपनी सर्वोच्चता स्थापित कर ली, अपनी पॉलिटिकल पावर सैनिक रखने शुरू कर दिए। तो जो पहले, तो इस घटना के बाद दो युद्ध लड़े, तो इस घटना के बाद क्या हुआ, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो क्या बनकर आई थी भारत में, किस पर्पस के लिए आई थी, ट्रेडिंग, एक ट्रेडिंग कंपनी के तौर पर आई थी। और वो किस चीज में ट्रांसफर हो गई, देखो बनकर तो वो एक व्यापार कंपनी के तौर पर आई थी, भारत में व्यापार करने के लिए आई थी, उनका मकसद था, पर अब वो किस पावर में तब्दील हो गई, वो पॉलिटिकल पावर में तब्दील हो गई। कौन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो क्या था कि ट्रेडिंग कंपनी से पॉलिटिकल पावर में तब्दील हुई, कब, दो युद्ध लड़ने के बाद, बैटल ऑफ प्लासी 1757 और बैटल ऑफ बक्सर 1764। तो क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडिंग कंपनी से उभरकर कौन सी राजनीतिक शक्ति में तब्दील हो गई। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, हम लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। तो कल हम आगे नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे ब्रिटिशों के बारे में। तो